नीट 2025 बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। नीट 2026 में मैं अपने सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन किया, जो भी मैं गलतियां किया था, जो भी कमियां मेरी रह गई थी, मोस्टली मेरा फिजिक्स जो वीक था, मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। एंड ऐसा होता है कि मेरा नीट 2026 में 705 मार्क्स आते हैं, वो जो फर्स्ट वाला पेपर था उसमें। एंड रीनीट में मेरा 640 मार्क्स आता है। फर्स्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया था, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसलिए 640 मार्क्स थे, वरना इसमें बहुत अच्छा था। बट 640 मार्क्स में भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 2202 बन रहा है, जो कि मुझे एम्स पटना दिला रहा है, मतलब बिहार का मेरा खुद का स्टेट का टॉप कॉलेज दिला रहा है। तो मुझे और कुछ मतलब क्या ही चाहिए भाई। वैसे तो मेरा टारगेट एम्स दिल्ली था, बट अभी एम्स पटना मिल रहा है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। बाकी मैं पीजी में और मेहनत करके एम्स दिल्ली ले लूंगा। बट इस टाइम पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपना जो ड्रॉप ईयर था ना, मैं उसमें मैं क्या किया था। मतलब 2025 में मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था, गुस्सा आ रहा था खुद पे कि मैं क्या क्या गलतियां कर दिया। मैं उन सभी गलतियों को मैं नोट डाउन किया एंड उन सब पे मैं काम किया। आल्सो मैं अपने दो बैचमेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे ही बैच के थे, एंड वो टॉप 100 में इस बार आए हैं। मतलब उनका मार्क्स लगभग 40-50 मार्क्स मेरे से ज़्यादा था, एंड वो अभी टॉप 100 में है इस साल रीनीट में। सो वो लोग मेरे से क्या अलग किए थे, मतलब किन किन चीज़ों पे वो लोग ध्यान दिए थे जो कि मैं नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से वो मेरे से आगे निकल गए, उस पर मैं बताऊंगा। एंड इसको तुम अगर समझ लेते हो ना, तो तुम भी आराम से टॉप 100 का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो वो भी तुम कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों को ही तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बस मैं बता रहा हूँ ना भाई, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चैप्टर 1 सिलेबस कंप्लीशन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम अपना सिलेबस कब और कैसे कंप्लीट करते हो। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा लेट कर देते हो ना, जैसे कि बहुत लोग फरवरी मार्च अप्रैल तक में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, इसके वजह से वो ज़्यादा रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रहता है, इसके वजह से उनको एक और ड्रॉप लेना पड़ जाता है। सो इस मिस्टेक को तुम्हें अवॉइड करना है। देखो इसको कैसे करना है, देखो तुम्हें मेनली जो अपना सिलेबस है ना, दिसंबर से जनवरी तक में कंप्लीट कर लेना है। मेरा भी जनवरी के लास्ट में ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास एडवांटेज है अगर तो तुम दिसंबर तक में ही कंप्लीट कर लो। जितना ज़रा तुम्हारे पास टाइम होगा ना लास्ट में, उतना ज़रा तुम रिवीजन कर पाओगे, मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर पाओगे, एंड जितने भी मिस्टेक्स हैं उस पर काम करके अपना मार्क्स इंप्रूव कर लोगे। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में एक गलती मत कर देना कि तुम जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसको लाइटली पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ऐसा गलती मत करना, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है, जब तुम्हारा कंसेप्ट वीक रह जाएगा एंड बाद में तुमसे क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो हर एक चैप्टर को डिटेल में ही अच्छे से ही पढ़ना है शुरू से, तभी जाके लास्ट में तुम पूरी तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट रख पाओगे। तो देखो जैसे तुम अगर कोचिंग कर रहे हो ना, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे 3-4 लेक्चर लगभग होते हैं, एंड ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी हर दिन का 3-4 लेक्चर होता है। तो वो 3-4 लेक्चर तुम्हें हर दिन अटेंड करना है पूरे फोकस के साथ में, एंड उसको घर पे आके वापस से जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, उस टाइम पे तुम्हें उसे रिवाइज करना है। रिवाइज ऐसे करना है कि पर चैप्टर, मतलब जो भी जैसे एक लेक्चर है ना, उसका जो भी तुमने पढ़ा है, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, 1.5 या 2 घंटे का। सो उसको रिवाइज करने में तुम्हें 20 से 30 मिनट ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारा टाइम। चैप्टर 2 रिवीजन स्ट्रेटजी। देखो रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी जाके तुम्हें चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें किस तरीके से रिवीजन हर दिन करना है, वो ऐसा हो रहना चाहिए कि तुम्हें हर दिन जो भी आज तुमने पढ़ा अपने लेक्चर्स में, उसको ऐसे के वैसे ही पूरा डिटेल में रिवाइज करना है, लगभग 20 मिनट देके प्रॉपरली हर एक चीज को रिवाइज करना है। सारे क्वेश्चन करने हैं जो भी उसमें करवाए गए थे नोट्स में, सबको रफ में सॉल्व करना है। एंड जो प्रीवियस लेक्चर्स में, सेम ही चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ाए गए थे, उस सबका जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट अगर लाइंस लिखा दी गई थी तो उसको रिवाइज कर लेना। ऐसा कर लोगे तो लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। एंड फिजिक्स में जो कि तुम ऐसा फील करते होगे कि कई बार चीजें याद नहीं रहती है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है प्रीवियस चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो वो चीजें तुम्हारे साथ नहीं होगी। प्रीवियस चीजें भी तुम पढ़ते जाओगे ना, तो हर एक चीज कनेक्टेड लगेगी। एंड केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसा करना है कि जो केमिस्ट्री में मेनली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तुम्हें जब इसका रिवीजन करना है ना, तो डे 1 से तुम्हें रिवीजन करना है। मतलब जो फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाया गया था ना, उसको भी रिवाइज करना है, सेकंड लेक्चर को भी, थर्ड लेक्चर को भी, एंड जो भी आगे पढ़ाया जाएगा सबको रिवाइज करना है। देखो इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लग सकता है, खास करके इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको रिवीजन करने में, लेकिन ट्रस्ट करो, मतलब अगर इस चीज को तुम करते जाओगे ना, शुरू से अगर फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करता था और बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स भी ऐसा ही करते हैं, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है अपने टॉपिक्स को स्ट्रांग करने में। एंड बायोलॉजी के लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि जो तुम्हें आज जो पढ़ाया गया उसका नोट्स पढ़ लेना है, एंड जो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था उसका नोट्स नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें सब वही लिखी हुई है, तो वो चीज एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। सो ऐसा तुम्हें बायोलॉजी के लिए करना है। चैप्टर 3 है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना,
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज़्यादा भी अगर कहें ना तो भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी इस चीज़ को शुरू में क्लास 11-12 में बहुत लाइटली लेता था, मैं बस थ्योरी पढ़ता रहता था, एंड उसका नतीजा ये रहा था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था 12th में वो मेरा अच्छा नहीं गया था, एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी से ही तुम्हें शुरू से ही ऐसा अपना हैबिट बना लेना है कि हर दिन 50 फिजिक्स का क्वेश्चन करना है, 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन करना है और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का करना है, और उसको तुम्हें टाइमर लगा के करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1-1 घंटे लगभग के टाइमर में तुम्हें सॉल्व करना है, एंड बायोलॉजी को 30 से 40 मिनट का टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड इसमें ही बहुत लोग पीछे रह जाते हैं कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं, इस पर उतना फोकस नहीं करते हैं, जिसके वजह से उन्हें मल्टीपल ड्रॉप्स लेना पड़ जाता है। सो भूल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर मत करना, शुरू से ही अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का हैबिट डाल लो। चैप्टर 4 मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू क्रैक एम्स। देखो तुम्हें अगर एम्स चाहिए ना तो क्या क्या मिनिमम रिसोर्स तुम्हें हर दिन करना ही पड़ेगा, तुम्हें थ्रू आउट द ईयर करना पड़ेगा, तभी जाके तुम एम्स अचीव कर पाओगे। वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इसको ही मैंने भी किया था, तभी जाके मुझे एम्स मिला है। नंबर 1 है नोट्स एंड एनसीईआरटी, एंड नंबर 2 है मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना वो मेनली डिजाइन होते हैं नोट्स और एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड बनाने के लिए। तो तुम्हें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेने अच्छे से। जो भी मॉड्यूल में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, जिसमें तुम अटकते हो ना, जो तुमसे एक बार में सॉल्व नहीं होता है, उसे तुम्हें मार्क करते जाना है। ऐसा मार्क करते जाओगे ना तो तुम्हें लास्ट में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम होगा एंड तुम्हारे पास बहुत चीज़ें रिवाइज करने के लिए होगी, उस टाइम पे तुम उन क्वेश्चन को करके अपना मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे। सो मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ना, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम मार्क करते जाना, हाईलाइट करते जाना, ठीक है। नंबर 3 है 15 साल का जेईई मेन का पीवाईक्यू। देखो तुम अगर चाहते हो ना कि वो जो टॉप रैंक है, मतलब टॉप वाला, टॉप 1000 हो गया, टॉप 100 वाला, वो रैंक अगर चाहते हो ना तो तुम्हें जेईई मेन के पीवाईक्यूज अच्छे से करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जो अभी के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, उसमें डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि जेईई मेन के इक्विवेलेंट है। जेईई मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं नीट में भी। सो मिनिमम तुम्हें 15 साल का जेईई मेन का पीवाईक्यू करना पड़ेगा। मेरे पास जो जेईई मेन का पीवाईक्यू का जो बुक था ना, वो था सिंगेज का, जो कि मैं सॉल्व किया था। मैं सारे चैप्टर्स तो नहीं कर पाया था, कुछ कुछ चैप्टर्स रह गए थे, लेकिन मैं मैक्सिमम चैप्टर्स जो कि हाई एल्डिंग चैप्टर्स थे उन सबको मैं सॉल्व कर रखा था। नंबर 4 का स्टडी मटेरियल है मॉक टेस्ट। देखो जो कोचिंग्स में मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि मेनली नीट में पूछे जाएंगे। मेन जो एग्जाम है उसमें जो पूछा जाएगा उस टाइप के ही क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। तो अगर तुम उस टाइप के क्वेश्चन पहले से ही करते जाओगे ना तो बाद में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट रहेगा, एंड तुम लास्ट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे एंड वो क्वेश्चन कर पाओगे। ऑल्सो मैं अपने 2 बैचमेट्स के बारे में जो स्टार्टिंग में आपसे बात किया था ना, जो कि टॉप 100 इस बार आए हैं, वो मेरे से ऐसा क्या डिफरेंट किए थे अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो वो 2 बैचमेट्स थे वो मेनली अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखे थे। मेरा भी फिजिक्स काफ़ी वीक था, मुझे पता था, मैं इस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, जेईई मेन के पीवाईक्यूज किया था, बार बार करता रहता था क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। बट मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज मैं बाकी चीज़ों को भी अच्छे से करना चाहता। जैसे मैं बायोलॉजी को भी मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ा था, इसके मॉड्यूल्स को भी मैं पढ़ा था, तो मैं उधर भी टाइम दे रहा था ना, तो इसकी वजह से मैं फिजिक्स में उतना अच्छे से इफेक्टिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम नहीं दिया था। यही चीज़ वो लोग क्या किए थे कि वो लोग फिजिक्स का बहुत सारे बुक्स ले रखे थे, 3-4 बुक्स लगभग उसके पास थे। डीसी पांडे हो गया, अरिहंत हो गया, ऐसे ही 3-4 बुक्स थे उसके पास, ठीक है। तो वो हर दिन सॉल्व करता था, एंड जितने भी उसमें डाउट्स होते थे वो डेली फिजिक्स के लिए अलग से डाउट काउंटर पे जाता था एंड वो डाउट्स क्लियर करता था। तो फिजिक्स में वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा था कि उसके कभी फिजिक्स में गलतियाँ होती ही नहीं थी। लास्ट आते आते जब लास्ट में 3-4 महीने बचे थे तो उस टाइम पे जब मॉक टेस्ट होता था कोचिंग का, तो उसमें 170, 175, 180 ऐसे वो स्कोर कर लेता था। सो जहाँ पे मैं बस जेईई मेन का पीवाईक्यूज कर रहा था, वो बहुत सारा वाइड वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा था, जिसके वजह से उसे लास्ट में काफ़ी हेल्प मिला। जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई था, जो फर्स्ट टाइम पे जो पेपर हुआ था नीट वाला, उसमें थोड़ा सा फिजिक्स आसान था, तो उसमें मेरा भी मार्क्स उसके इक्विवेलेंट ही आया था। जिसका टॉप 100 इस बार आया ना, 705 आया था उसका भी फर्स्ट वाले नीट में। तो उस टाइम पे भी मेरा भी 705 मार्क्स ही था जो फर्स्ट वाला नीट था। रीनीट में मेरा मार्क्स कम हो गया क्योंकि मेरा फिजिक्स वीक था, फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, उसके लिए भी डिफिकल्ट थे, बट वो क्वेश्चन कर लिया क्योंकि वो उस लेवल का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखा था, एंड यहीं पे मैं चूक गया था, जिसकी वजह से मेरा एम्स दिल्ली रह गया। चैप्टर 5 है शॉर्ट नोट्स। देखो तुम्हें अपने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज करने में। क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं।
सो उसमें अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रखे हो ना तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज करने में एंड अपने मार्क्स को इंप्रूव करने में। सो इसका शॉर्ट नोट्स तो पक्का ही बना लेना। बाकी अगर तुम्हें इस पर डिटेल वीडियो चाहिए ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं, मैं कैसे बनाता था, तो नीचे शॉर्ट नोट्स लिख देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। चैप्टर 6 12 आवर शेड्यूल। देखो तुम्हें अपना 12 घंटा का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए जिसमें तुम हर दिन फॉलो कर करके अपना हर दिन का 12 घंटा मिनिमम तो स्टडी कर रहे हो, ऐसा एक होना चाहिए तुम्हारे पास। क्योंकि अगर तुम 12 घंटे भी अभी नहीं पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम नहीं उतना अच्छा कर पाओगे। 12 घंटा अभी के समय में मिनिमम रिक्वायर्ड है, तभी जाके तुम हर तरह की चीज़ें कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, नोट्स सारे रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। ऐसा करने के लिए तुम्हें 12 घंटा हर दिन पढ़ना पड़ेगा। मैं भी 12 से 13 घंटे हर दिन पढ़ता था अपने टाइम पे। इसके लिए डिटेल में अगर तुम्हें जानना है ना तो ये वाली वीडियो मेरा देख लेना, इसमें मैं अच्छे से बता रखा हूँ कि कैसे मैं 12 घंटे पढ़ता था। चैप्टर 7 माई डेली रूटीन स्ट्रेटजी। देखो मैं जो भी हर दिन करता था ना वो मेरा पहले से प्लान रहता था, ताकि मुझे उस टाइम पे कोई भी ऐसा वैसा ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसलिए मैं पहले से हर एक चीज़ को प्लान कर रखा था। ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मैं कैसे करता था। देखो जैसे मुझे आज जो भी चीज़ें करना है ना तो इसके लिए मैं पहले कल ही रात में सोने से पहले ही मैं सब कुछ प्लान कर लूँगा। मेरे पास एक नोटबुक होता था, छोटा वाला नोटबुक था, उसमें मैं हर दिन का लिख लेता था कि मुझे कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, कितने बजे तक का मेरा ब्रेक रहेगा, कितने बजे मुझे क्या करना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, हर एक चीज़ को मैं लिख के रखता था। जैसे कि मुझे अगर फोटोसिंथेसिस रिवाइज करना है ना तो सुबह सुबह जैसे मैं 7 बजे लगभग उठता था तो 7 से 8:30 के बीच में मैं फोटोसिंथेसिस को पूरा रिवाइज कर लूँगा, ऐसा मैं लिख लेता था। ऐसा करके अगर मैं पूरा दिन का शेड्यूल कर लेता था ना तो मेरे पास प्रॉपर एक रहता था कि मुझे इतने से इतने तक बस बैठना है और पढ़ना है। सो मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, कोई भी तरह का वो नहीं रहता था कि मैं मतलब मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं रहता था। मैं हर एक चीज़ को लिख रखा था एंड बस मैं उसको फॉलो करते जाता था। सो तुम भी ऐसा कर सकते हो, इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा, प्रोकास्टिनेशन तुम्हारा कम हो जाएगा एंड तुम अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ लोगे। चैप्टर 8 वीकली या मंथली टेस्ट। देखो तुम्हारे कोचिंग में या फिर जहां से भी तुम टेस्ट लेते हो ना वहां पे तुम्हारा अगर वीकली या मंथली टेस्ट होता है ना तो उसमें कुछ सिलेबस होता है जो कि तुम्हारा बैक पोर्शन से आ रहा होता है। सो तुम्हें अपने बैक पोर्शन को भी प्रिपेयर करते रहना होता है, बार बार रिवाइज करते रहना होता है, तभी जाके तुम्हें लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें याद रहेगी। एंड बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जो टेस्ट आते हैं ना उसमें बस ऊपर ऊपर से किसी तरह पढ़ के चले जाते हैं, उस टाइम पे किसी तरह नंबर तो ला लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें याद फिर नहीं रहती है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो भी टेस्ट में आपको पूछे जाने वाले हैं, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। हर दिन 2-2 घंटे करके भी अगर तुम पढ़ते जाते हो ना तो आराम से तुम कोई भी सा भी सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लोगे एंड उससे तुम अच्छा आउटपुट निकाल लोगे, बाद में भी तुम्हें वो चीज़ें याद रहेगी। ऐसा तुम्हारे साथ होगा। सो बिल्कुल भी जबरदस्ती टाइप के कुछ भी मत करना कि जैसे कल अगर टेस्ट है ना तो आज पढ़ने बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक दिन पहले पढ़ के कुछ भी नहीं मिलने वाला, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी एंड बाद में तुम्हें नीट में डिफिकल्टी फेस करना पड़ जाएगा। सो तुम्हें हर दिन ही पढ़ना है। चैप्टर 9 आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। देखो जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है लास्ट के 3-4 महीने में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मेन एग्जाम के लिए। सो तुम्हें लास्ट के 4 महीने कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो सबसे पहला जो जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके अगले 1 महीने तक तुम्हें अपने सारे सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उस सबका नाम तो पहले एक बार एक पेज में लिख के सामने चिपका देना अपने स्टडी टेबल के सामने एंड उस सबको वापस से एक बार रिवाइज करना है। सारे चैप्टर्स के नोट्स को और एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है और बीच बीच में थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे कि मैं बताया था डेली का 200 क्वेश्चन तो हर दिन प्रैक्टिस करना ही है, मतलब सारे सब्जेक्ट मिला के 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के एंड 100 बायोलॉजी के। ऐसे करके तुम्हें हर दिन प्रैक्टिस तो करना ही है, इसको करते जाना है। एंड जैसे तुम्हारा पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए ना, लगभग 1 या 1.5 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट तो तुम साथ साथ में देना ही है। उसके अलावा तुम्हें और चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जैसे कुछ जेईई के पीवाई कुछ हो गए, जो तुमने मार्क कर रखे थे ना मॉडल के क्वेश्चन उसको रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करने हैं। 2 महीने तक लगातार तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड जो भी तुम मिस्टेक्स कर रहे हो ना उस सबको बार बार रिवाइज करना है, एनालाइज करना है एंड अपने टीचर से डाउट पूछना है, अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर रखना है। इसे तुम्हें करते रहना होगा लास्ट के 2-3 महीने तक। एंड उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला मंथ बचेगा ना, अप्रैल वाला मंथ, उसमें वापस से तुमने जो नोट्स रिवाइज किया था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो तुमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे थे, तुम्हारे जो मिस्टेक्स थे उसको एक बार वापस से रिवाइज करना होगा। नोट्स एनसीईआरटी को तो डेफिनेटली करना ही है, लास्ट मंथ में रिवीजन अच्छे से रिवीजन करना है, तभी जाके तुम्हें लास्ट में जो चीज़ें हैं रिकॉल हो पाएगी। मैं भी ऐसे ही किया था एंड तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। देखो यार ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। पूरा एक ये सिस्टम है ना, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम भी वो जो चाह रहे हो ना अपना ड्रीम कॉलेज एम्स या फिर जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वहाँ तक जाना, वो तभी तुम कर पाओगे जब ये प्रोसेस तुम फॉलो करोगे। सो आज का वीडियो इतना नहीं था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।